नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी आप प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है, और जो एक्स एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी आप प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। जो वार्षिक एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो आप लोग ध्यान रखना, जो री एग्जाम देने जा रहे हैं उनको 75 में से 50 प्रश्न हल करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो 2023 में दिए थे, फरवरी में एग्जाम दिए थे, फरवरी मार्च में, तो उसके अनुसार होगा। और जो एक्स एग्जाम देंगे उनको 75 में से 65 प्रश्न हल करना होगा। तो आप लोग जितना भी समय बचा हुआ है सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लें। निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। एग्जाम में जो बच्चे जुड़े हुए थे उनके अगर अच्छे से मेहनत कर रहे थे तो बहुत अच्छे अंक आए। नहीं, नॉर्मली अगर मेहनत के तब भी 80+ बन गया है। जो थोड़ा ठीक ठाक से मेहनत किए हैं 85, जो अच्छे से मेहनत किए हैं उनके 90+ भी बन जाते हैं। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस जगह पर अगर आप क्लिक करेंगे लिंक का प्लेलिस्ट वीडियो 105, तो यहाँ पर सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, फिर आप प्ले स्टोर में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आप प्रश्न को आइए हम लोग देखते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें। अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी बच्चे हैं, ध्यान रखना आपके परिचित में बीएड सभी लोगों को शेयर करें। और जो आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम देंगे, ध्यान रखना री एग्जाम या फिर वार्षिक एग्जाम उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। 205 सेकंड ईयर में है, ठीक है, तो उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, ओजोन दिवस होता है ए 30 जनवरी को, बी 21 जनवरी को, सी 16 सितंबर को, डी 25 दिसंबर को। तो ओजोन दिवस होता है, आप लोग ध्यान रखना, पीसीएस वगैरह में तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन बीएड में भी पूछा जाएगा क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है। तो ओजोन दिवस होता है, सही जवाब हो जाएगा पहले का सी, 16 सितंबर को। अगर आपको थीम पता है तो ठीक है, क्योंकि थीम भी पूछ सकता है। 2023 की थीम क्या थी? वर्ष 2023 की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, ठीक है, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। 22 का भी अगर याद रहे तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 का ही पूछने की संभावना, कभी कभी पुराना भी पूछ लेता है। तो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? ए अंटार्कटिका, बी हिमालय, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ग्रीनलैंड। तो ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? ओजोन आसमान में है, ठीक है, तो कहाँ पर पाया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए अंटार्कटिका, ठीक है। जैसे रसिया है उस तरफ क्या है? आर्कटिक है, लेकिन अंटार्कटिका क्या है? दक्षिण ध्रुव है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है। भोपाल दुर्घटना गैस लीक हुई थी। ए पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, बी सोडियम आइसोथायोसाइनेट, सी एथिल आइसोसाइनेट, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल दुर्घटना में जो गैस लीक हुई थी उसका क्या नाम था? सही जवाब हो जाएगा डी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, सीएनजी का विस्तृत रूप है। ए सेंट्रल नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, डी कोल्ड नेचुरल गैस। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, ध्वनि हानिकारक प्रदूषण होता है। ए 30 डेसिबल, बी 80 डेसिबल के ऊपर, सी 100 डेसिबल के ऊपर, डी 120 डेसिबल के ऊपर। सही जवाब हो जाएगा 5 का, बी
80 डेसिबल के ऊपर। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में समाहित है, महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। ए सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, बी ओजोन, सी PAN, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं, SO2 और NO2, जिन्हें क्रमशः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। इन गैसों की जब वर्षा जल से विक्रिया होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं, जो वर्षा के बाद ही बरसते हैं। ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अर्थात जो उद्योग से धुआं निकलता है या फिर जो भी भट्टे वगैरह चलते हैं, आप देखेंगे प्लांट से जो भी चीज़ें हैं, अगर धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें SO2 रहता है, तो फिर बाद में जब बारिश होती है तो उससे मिलकर H2SO4 अर्थात अम्ल वर्षा। इसलिए पहले जो बारिश होती है लोग कहते हैं उससे बचना चाहिए भीगने से, क्योंकि उसमें फिर शरीर में जो है चकोटे वगैरह निकल जाते हैं, ढेर सारी समस्याएं आ जाती हैं। प्रश्न है, इनमें से मृदा क्षरण का कारण नहीं है। ए वनस्पति आवरण का ह्रास, बी अत्यधिक सिंचाई एवं जुताई, सी वनारोपण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, वनरोपण। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है। ए पंजाब, बी तमिलनाडु में, सी गुजरात में, डी महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है, सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, तमिलनाडु में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, आप लोग जो टाइम बचा हुआ है उसमें पूरी ताकत से पढ़िए, ठीक है। ये सोचेंगे 2 दिन पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जितना भी टाइम बचा हुआ है सब कुछ छोड़ के सिर्फ अगर बीएड कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ करिए उसमें अच्छा परसेंटेज हो तो ठीक लगता है, अपने आप को एक मोटिवेशन मिलता है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं। 3-4 दिन बचा हुआ है, पूरी ताकत से सारी वीडियो को अच्छे से रिविजन कर लीजिए, आपके अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं एक दिन पढ़ के मत कीजिए, ठीक। प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक का कौन सा उदाहरण नहीं है। ए यूरिया, बी कंपोस्ट, सी पोटास, डी फास्फोरस। तो रासायनिक उर्वरक का कौन सा उदाहरण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, कंपोस्ट। ये क्या है, जैविक खेती वाला, देखेंगे सब गोबर वगैरह से मिलकर बनता है, तो ये रासायनिक नहीं है, जैविक उर्वरक है। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द दिया, ए ब्राउन ने, बी एजी टांसले, सी खुराना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, एजी टांसले ने। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके कारण खतरे में है। ए H2, बी SO2, सी SO2, डी H2O। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ताजमहल किसके कारण खतरे में है, तो सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, SO2। अगला प्रश्न है, कोलकाता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। ए शैवाल, बी फफूद, सी हाइड्रोकार्बन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, डी केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है। ए धारा 47, बी धारा 47A, सी धारा 48A, डी धारा 48C। तो भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, धारा 48A। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है। ये दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी लखनऊ में, डी चेन्नई में। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, कोलकाता में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्रश्नों को जवाब जरूर दें। इससे क्या होगा, आप बने रहेंगे। अगर प्रश्नों को जवाब नहीं देंगे तो आप मन इधर उधर भटकता रहेगा, फिर प्रश्न आपको उतने अच्छे से याद नहीं होगा, ठीक है। गलत ही क्यों ना हो, लेकिन प्रश्नों को जवाब आप लोग जरूर दिया करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हरित क्रांति संबंधित है। ए दूध उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी मत्स्योत्पादन से, डी खाद्यान्न उत्पादन से अर्थात कृषि उत्पादन से। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा डी खाद्यान्न उत्पादन या कृषि उत्पादन से। कोशिश करेंगे हम लोग 2 वीडियो हल करें, एक सुबह, एक जो हम लोग 2 बजे हल करते हैं तो रहेगा ही, एक शाम को भी कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि 5-6 प्रैक्टिस है जिसका भी हल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी टाइम बचा हुआ अच्छे से पढ़ें। मैंने देखा है बच्चे
104 और 105 में परेशान हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा घुमा के पूछता है। तो इसलिए आप लोग 104 105 को अच्छे से अभी से तैयारी करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा बाद में आसान रहेगा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। ए देहरादून में, बी जयपुर में, सी चेन्नई में, डी मैसूर में। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, सही जवाब हो जाएगा ए, देहरादून में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जैव विविधता का देश माना जाता है? ए USA, बी UK, सी फ्रांस, डी भारत। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, भारत। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मूल कारण है? ए वन उन्मूलन, बी भू परिष्करण, सी मृदा की उर्वरता, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, वन उन्मूलन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? ए CO2, बी CH4 अर्थात मीथेन गैस, सी CFC गैस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना आप लोग, ए। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? ए CO2, बी CH4, CFC, डी H2। सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं? ए जनसंख्या ज्वार, बी जनसंख्या बाढ़, सी जनसंख्या विस्फोट, डी तीव्र वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा सी, जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए फ्रैंक ग्राहम जूनियर, बी पॉल आर एहरलिच, सी R.S. उपाध्याय, डी रचिक कॉर्सन। तो पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, पॉल आर एहरलिच। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण कब लागू हुआ? ए 1882, बी 1962, ए 1982, बी 1962, सी 1972, डी 1992। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण कब लागू हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, 1972 में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल मंडल है? ए 100%, बी 91, सी 81, डी 71। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, 71%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां मनुष्य निवास करता है? ए जैव मंडल, बी जल मंडल, सी मध्य मंडल, डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना, ए जैव मंडल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं? ए ज्ञान एवं समझ, बी जागरूकता, सी कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? ए 76, बी 78, सी 74, डी 86। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, 78%। अगला प्रश्न है, घर में तुलसी का पौधा कम करता है? ए ध्वनि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो घर में तुलसी का पौधा कम करता है, सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, वायु प्रदूषण। क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, ठीक है, अर्थात शुद्ध हवा को शुद्ध करता है। तो इसलिए लोग घरों में भी तुलसी के पौधे लगाते हैं, ठीक है। और एक मान्यता उससे भी जोड़ा गया, क्योंकि लोगों को साइंस समझा पाना मुश्किल है कि उसमें भगवान रहते हैं, तो इसलिए भी जोड़ा गया, लोगों आसानी से समझ सकें। तो घर में तुलसी का पौधा कम क्या करता है? वायु प्रदूषण, क्योंकि वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है, इसलिए फायदेमंद रहता है। इसलिए तुलसी को लोग आंगन में या फिर रखते हैं, ठीक, या घरों में या फिर ऑफिस में रखते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से होता है? ए हैजा, बी टाइफाइड, सी पीलिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है? ए पानी का, बी वायु का, सी शोर का, डी मृदा का। सही जवाब हो जाएगा बी, वायु का। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से होता है? ए बहरापन, बी हृदय रोग, सी बेचैनी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुख्य प्रदूषक कारक है? ए मनुष्य, बी जंतु, सी हाइड्रोकार्बन, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य प्रदूषक कारक है, सही जवाब हो जाएगा ए मनुष्य। अगला प्रश्न है, जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है? ए कृत्रिम वर्षा, बी औद्योगिकरण पर रोक, सी वर्षा जल संग्रहण, डी भूमिगत जल का दोहन।
जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है, सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, वर्षा जल का संग्रहण। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ये वाहनों से बी, लाउड स्पीकर से सी, वनों से डी, पंछियों से। सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना बी, लाउड स्पीकर से। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का कारक है, ए बढ़ती हुई जनसंख्या, बी संसाधनों की कमी, सी वनों का विनाश, डी उपयुक्त सभी। तो प्रदूषण का कारण है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों की कमी, वनों का विनाश, ये सभी प्रदूषण का कारण है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी कर्नाटक। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ मोनो ऑक्साइड नहीं बल्कि मोनो ऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पर मोनो ऑक्साइड है, ठीक है। तो ध्यान रखना 38 का सही जवाब हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापमान पर क्योटो प्रोटोकॉल के पारित होने का वर्ष है, ए 1997, बी 1992, सी 2001, डी 1999। सही जवाब हो जाएगा 39 का, 1997। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध है, ए कपास से, बी पानी से, सी दूध से, डी सौर ऊर्जा से। सही जवाब हो जाएगा सी, दूध से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र है, ए नई दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी चंडीगढ़, डी नागपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र है, सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, नागपुर में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं, ए आवास, बी नीच, सी पर्यावरण, डी जैवमंडल। सही जवाब हो जाएगा डी, जैवमंडल। अगला प्रश्न है, बीओडी सूचक है, ए वायु प्रदूषण का, बी जल प्रदूषण का, सी मृदा प्रदूषण का, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण का। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, जल प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2008 में पद्म विभूषण मिला, ए एम सी मेहता, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मेधा पाटकर, डी बाबा आमटे। सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ए कोयला, बी लकड़ी, सी सूर्य, डी पेट्रोलियम। सही जवाब हो जाएगा सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, ए तालाब का, बी वर्षा का, सी समुद्र का, डी नदी का। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, वर्षा का, या फिर डिस्टिल वाटर बोलते हैं इसको, आप लोग देखेंगे प्रैक्टिकल में या फिर लैब वगैरह में रखा जाता है। तेल प्रदूषण से, डिस्टिल वाटर होता है एक्चुअली वो फिल्टर रहता है, प्यूरिफाइड रहता है, बट अगर आप वर्षा का जल रखते हैं तो वो भी शुद्ध माना जाता है। तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ए जलयान, बी मछलियाँ, सी मछुआरे, डी नावें। सही जवाब हो जाएगा बी, सबसे ज़्यादा तेल प्रदूषण से, मान लीजिए अगर टैंकर वगैरह आ रही है, लीक हो जाता है, जो भी तेल समुद्र में फैल जाता है, ज़्यादा मछलियाँ मरती हैं, क्योंकि मछली ज़्यादा पानी में रहती हैं, पिएंगी तो मर जाएंगी। जलयान बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मछुआरे कोई मतलब नहीं, वो सब ऊपर से ही रहते हैं, नाव पर, नावें, ये सब कोई मतलब नहीं है। लेकिन मछली जो है ज़्यादा प्रभावित होती है, ज़्यादा मतलब मृत्यु हो जाती है, या फिर भागना पड़ता है और दूर, उतना समझदार नहीं है तो पानी वगैरह पीती हैं तो मर ही जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है, ए COT, बी CHC, CFC, डी H2। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, CFC। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं, ए जनसंख्या ज्वार, बी जनसंख्या बाढ़, सी जनसंख्या विस्फोट, डी तीव्र वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा सी, जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, IPCC का संबंध है, ए जैव विविधता से, बी जनसंख्या नियंत्रण से, सी जलवायु नियंत्रण से, डी अपराध नियंत्रण से। सही जवाब हो जाएगा सी, जलवायु नियंत्रण से, IPCC। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है, ए औद्योगिकरण, बी नगरीकरण, सी जनसंख्या वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
सीएनजी का पूर्ण रूप है ये कंबाइंड नेचुरल गैसोलीन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसोलीन सी, कंबाइंड नेचुरल गैस डी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सही जवाब हो जाएगा डी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए इसको, सीएनजी। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं ये परफ्यूम में बी, रेफ्रिजरेटर में सी, वातानुकूलित में डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप लोग लाइक जरूर किया करें, जो भी लोग देखें निश्चित रूप से आपको फ़ायदा हो रहा है, फिर लाइक करने में इतना तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लाइक करने में आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है, सिर्फ लाइक करना है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर किया करें और संभव हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड विजिट करें, इससे सभी को फायदा हो, इससे आपको किसी का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा पदार्थ जैव विघटन नहीं है? ये कागज, भी सब्जियों के छिलके, सी लकड़ी, डी पॉलीथीन। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, पॉलीथीन जो है जल्दी विघटित नहीं होता है, अगर सब्जी के छिलके सड़ जाते हैं, लकड़ी भी, कागज भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इनमें से कौन सा पदार्थ जैव विघटनीय नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, पॉलीथीन। क्लियर है आप लोग? देखते हैं अगला प्रश्न है, तो 54 का सही जवाब था डी, पॉलीथीन। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रतिबंधित है? ए डी सी एम यू, बी डी डी टी सी, यूरिया, डी फिनोल। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, डी सी एम यू। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 दिसंबर, बी 5 जून, सी 8 दिसंबर, डी 15 जून। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, 5 जून। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, पर्यावरण जो है कब मनाया जाता है? 5 जून को। थीम क्या है 2030 की? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 2022 का भी पूछ सकता है और पूछा गया है सिर्फ एक पृथ्वी। ठीक है, लेकिन अब हो सकता है 23 का ही पूछने, कभी कभी पुराना क्वेश्चन उठा देता है, वो लोग बदलते नहीं, इतने आलसी हैं। तो आप लोग तीनों साल के याद रखना। ठीक है, 21 की थीम क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली की। 23 और 22 का जरूर याद रखना। ठीक है, 23 और 22 की जरूर। 23 की क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, और 22 का क्या था? सिर्फ एक पृथ्वी। 2022 की थीम क्या थी? पृथ्वी दिवस। ध्यान रखना, पर्यावरण दिवस का था। विश्व पर्यावरण पृथ्वी दिवस का भी देख लीजिए, पूछा गया है। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? हमारे ग्राम में निवेश करें। 2021 की थीम क्या थी? हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। अगला प्रश्न है, कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? ए CO2, बी CO, सी CH, डी SO। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, CO2। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस के साथ ऊर्जा प्राप्त होती है। हालांकि हाइड्रोकार्बन या कोयले का अधूरा दहन एक उत्पादन के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। अगला प्रश्न है, CFC का अर्थ है ए कार्बन फ्लोरीन कंपाउंड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, ओजोन स्तर पर पाया जाता है। ये क्षोभ ओजोन स्तर पाया जाता है ये क्षोभ मंडल में बी, बहिर्मंडल में सी, समताप मंडल में डी, मध्य मंडल में। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, मरकरी तथा लेड कारक है। ए ध्वनि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी भूमि प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा, मरकरी तथा लेड कारक है। सही जवाब हो जाएगा सी, जल प्रदूषण का। लगभग 100 प्रश्न है, प्रश्नों को आप लोग पूरा हल कीजिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है। ए रियो 2013, बी रियो 2012, सी रियो 2021, 11 डी रियो 2010। संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, रियो 2012। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची 2021, रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची 21 संबंधित है। ए संपोषी विकास, बी प्रदूषक कारक सिद्धांत, सी पर्यावरण शिक्षा, डी ओजोन स्तर का संरक्षण। सही जवाब हो जाएगा ए, संपोषी विकास। अगला प्रश्न है, भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का
क्रम क्या है? ए 105वां, बी 109वां, सी 115वां, डी 117वां। तो भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी 117वां। अगला प्रश्न है, भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2022 का क्रम 119वां है। ध्यान रखना, ठीक है, 2022 में। और इसमें जो पूछा गया 2020 का पूछा गया था, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रखा करें। निम्नलिखित में से एक संपोषी विकास नहीं है। ए लैंगिक समानता, बी शून्य भूख, सी उत्तम स्वास्थ्य और सेहत, डी अंतरिक्ष अनुसंधान। तो कौन सा संपोषी विकास नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 64 का डी अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ए वायु ऊर्जा, बी ज्वार भाटा ऊर्जा, सी जल विद्युत ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, परंपरागत वायु ऊर्जा, ज्वार भाटा, जल विद्युत। परंपरागत में से कोयला वगैरह हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलावन उपले, बिजली। लेकिन गैर परंपरा में क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, ठीक है, परमाणु ऊर्जा। तो ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? स्रोत है ए प्राकृतिक गैस, बी पेट्रोलियम, सी कोल और लिग्नाइट, डी वायु ऊर्जा। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत में सही जवाब हो जाएगा डी वायु ऊर्जा। गैर परंपरागत में आता है। ठीक है, गैस वगैरह, पेट्रोलियम, ये सब परंपरागत में आते हैं। परंपरागत मतलब जो चले आ रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है। ये उद्योग का, बी कृषि का, सी आवास का, डी खनन का। तो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है अर्थात नुकसान करता है। सही जवाब हो जाएगा बी कृषि पर। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है। ये प्राकृतिक गैस, बी कोयला, सी सूर्य, डी पेट्रोल। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी सूर्य। अगला प्रश्न है, भारत का सौर ऊर्जा चलित हवाई अड्डा है। ये बेंगलोर, बी कोच्चि, सी कोलकाता, डी चेन्नई। सही जवाब हो जाएगा बी कोच्चि। अगला प्रश्न है, संपोषी कृषि के तत्व हैं। ए पर्माकल्चर, बी एग्रो फॉरेस्ट्री, सी मिक्स फार्मिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अजैव तत्व हैं। ए पक्षी, बी सूर्य किरण, सी वन, डी जंतु। सही जवाब हो जाएगा बी सूर्य किरण जो है ये अजैव तत्व है। जैविक अजैविक में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र को जैविक अजैविक दो घटकों में बांटा गया है। जैविक घटक में पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव इत्यादि सभी जीवित चीजें आती हैं। अजैविक में क्या है? पानी है, मिट्टी है, सूर्य की प्रकाश है, रोशनी है, चट्टान, सभी अजीवित शामिल है। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन का प्रभाव है। ए वनोन्मूलन, बी समुद्री तल में वृद्धि, सी अपशिष्ट निर्माण, डी प्रदूषण में तीव्र वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना बी समुद्र तल में वृद्धि। अगला प्रश्न है, संपोषी ऊर्जा ए स्वच्छ होती है, बी लंबी समयावधि के लिए प्रयोग किया जा सकता है, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए स्वच्छ होती है। संपोषी ऊर्जा कैसे होती है? स्वच्छ होती है। संपोषी विकास के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा, वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव विविधता में हो रहे हैं नुकसान की कमी और इस प्रकार वैश्विक समस्याओं को समाहित होती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है। ए भौतिक पर्यावरण, बी सामाजिक पर्यावरण, सी मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा है। ए औपचारिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी निरौपचारिक शिक्षा, डी अनौपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी औपचारिक निरौपचारिक दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है। ए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, बी पर्यावरण अनुकूल व्यवहार का शिक्षण, सी स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिगम करना, डी हवादार वातावरण का निर्माण करना। सही जवाब हो जाएगा 76 का बी पर्यावरण अनुकूलन व्यवहार का शिक्षण। अगला प्रश्न है, मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती। ए परिस्थिति संतुलन, बी भूजल अवरोध, सी वन आच्छादन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती। अगला प्रश्न है,
77 में आप देखना, मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती, परिस्थिति संतुलन को करती हैं, भोजन अवरोधन को भी करती हैं, वन आच्छादन को भी करती हैं। तो इनमें से एक तरह से सभी को करती हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं जो पूछ रहा है, कौन सा नहीं करती है, सभी को करती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। ए प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, बी माध्यमिक स्तर की शिक्षा है, सी उच्चतर स्तर की शिक्षा है, डी सभी स्तर की शिक्षा है। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, सभी स्तर की शिक्षा है। अगला प्रश्न है, इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय है। ए इन्वायरन, बी आई कोस्ट, सी इन सर्कल, डी फोकस। सही जवाब हो जाएगा ए इन्वायरन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और उसमें मानव के स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा कहलाती है। ए पर्यावरण शिक्षा, बी परिस्थिति, सी पर्यावरण दर्शन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी पर्यावरण दर्शन। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में सतत विकास की पूर्णता पर कौन बल देता है। ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी यूनेस्को, सी सुरक्षा परिषद, डी संयुक्त राष्ट्र संघ। सही जवाब हो जाएगा 81 का ध्यान रखना, डी संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के घटक हैं। ए भौतिक और जैविक घटक, बी भौतिक जैविक और सामाजिक घटक, सी भौतिक जैविक सामाजिक सांस्कृतिक घटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के घटक हैं, सही जवाब हो जाएगा सी भौतिक जैविक सामाजिक सांस्कृतिक घटक, तीनों। पर्यावरण के 3 घटक हैं। भौतिक घटक, इसमें हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा आदि हैं। जैविक में पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव। सामाजिक में मानव और मानवीय क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा हेतु चाहिए। ए औपचारिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 83 का ध्यान रखना आप लोग, सी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का फोकस है। ए पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और उन्मूलन, बी संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण के आंतर संबंध, जैव शिक्षित नागरिक, सी जनसंख्या, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संसाधन प्रबंधन की समस्याएं, डी प्राकृतिक आपदाएं और प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा 84 का बी संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण का अंतर संबंध, जैव शिक्षित नागरिक। सही जवाब हो जाएगा 84 का बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र हैं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 85 का ए दीर्घावधि उपयोग, न्यूनतम अपशिष्ट, रिसाइकिल करना और बायो इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न है, सीईई किससे संबंधित है। ए तटीय पर्यावरण, बी व्यवसायिक पर्यावरण, सी पर्यावरण शिक्षा, डी सिविल इंजीनियरिंग। सही जवाब हो जाएगा 86 का सी। सीई किससे संबंधित है, पर्यावरण शिक्षा से। सीई सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा केंद्र, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, सीईई किस सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी भारत। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी भारत। अगला प्रश्न है, सीईई विकसित करता है। ए पर्यावरणीय जागरूकता, बी नमोन्मेषी कार्यक्रम, सी शैक्षिक सामग्री, डी उपयुक्त सभी। सीईई विकसित करता है, सही जवाब हो जाएगा 88 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में समाहित है। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी। ध्यान रखना, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा सभी है, ठीक है, ईबीएस। अगला प्रश्न है, ईबीएस का उद्देश्य है। ई पर्यावरण में शिक्षा, बी पर्यावरण के विषय में शिक्षा, सी पर्यावरण के लिए शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 90 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ईबीएस का उद्देश्य किसका समाधान है। ए अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, बी राष्ट्रीय समस्याएं, सी पर्यावरण और उसके घटकों की दैनिक समस्याएं, डी स्थानीय समस्याएं। सही जवाब हो जाएगा सी। ईबीएस के उद्देश्य किसका समाधान है, पर्यावरण व उसके घटकों के दैनिक समस्याएं। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है। ए मृदा अपरदन, बी जल आपूर्ति की विश्वसनीयता में कमी, सी वर्षा की मात्रा में गिरावट, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है? ये प्रयागराज भी, हरिद्वार, सी वाराणसी, डी कानपुर। तो सही जवाब हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना सी वाराणसी। हालांकि मॉडल पेपर में देखेंगे तो हरिद्वार दिया हुआ है कि उसमें शुरुआत हुई तो हरिद्वार और वाराणसी को टॉप में रखा गया, ठीक है। और कार्यालय देखेंगे तो वाराणसी में ही है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग ध्यान रखें किसी प्रश्न में समस्या है तो आप लोग प्रश्न संख्या जरूर डाला करें, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना मॉडल पेपर में कई उत्तर ऐसे होते हैं जो गलत दिए हैं, तो आप लोग मॉडल पेपर को पढ़ते समय काफ़ी ध्यान रखा करें, क्योंकि आपके उत्तर जो है गलत हो सकते हैं। सबसे बड़ा वर्षा जंगल निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? हालांकि ध्यान रखना आगरा में क्या करता है, मॉडल पेपर में जो उत्तर रहता है उसी को मानता है। आगरा वाले देखिए प्रश्न रखते हैं वो सेम टू सेम रखते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह में देखेंगे तो प्रश्न का उत्तर गलत है तो उस प्रश्न को जरूर रखते हैं। जो प्रश्न मॉडल पेपर में गलत रहता है उस प्रश्न को ज़्यादा रखते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह वाले, और प्रश्न को सही करके उत्तर उसका रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्रश्नों को सही ध्यान करते हैं, जब पढ़ते रहें तो प्रश्न गलत है, उत्तर गलत है, उसको आप लोग सही करके पढ़ें, ठीक, थोड़ा ध्यान रखें। सबसे बड़ा वर्षा जंगल निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी कांगो बेसिन, डी अमेजन बेसिन। सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, अमेजन बेसिन। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की विस्तृत संख्या मिलकर एक डॉट डॉट बनाती है। ए खाद्य श्रृंखला, बी खाद्य वेब, सी कार्बन चक्र, डी नाइट्रोजन चक्र। सही जवाब हो जाएगा 95 का बी, खाद्य वेब। आप मॉडल में देखेंगे खाद्य श्रृंखला दिया हुआ जो कि गलत है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, ये खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं को खाद्य वेब कहा जाता है, ठीक है। खाद्य वेब एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्रण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाले और बार बार आने वाली आपदा कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, बाढ़। हालांकि उस मॉडल में देखेंगे तो सुनामी दिया हुआ है, तो आप खुद जानते हैं कि सुनामी ज़्यादा बार बार आती है। निम्नलिखित में से मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव डालने वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है? ए औद्योगिकरण, बी शहरीकरण, सी कृषि, डी खुदाई। सही जवाब हो जाएगा ए औद्योगिकरण। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। निवेदन है आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन ओजोन परत संरक्षण के लिए जिम्मेदार है? ए पॉली विनाइल क्लोराइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी बायोपॉलीमर, डी मिथेनॉल। सही जवाब हो जाएगा 98 का बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है? ए मृदा प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा 99 का सी, ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, स्मॉग है? ए धूम्रपान, बी धूल भरी आंधी का दूसरा नाम, सी नम हवा गैस, डी धुआं और धुंध। तो सही जवाब हो जाएगा स्मॉग क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, धुआं और धुंध। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुछ प्रश्न है इसका जवाब आप लोग जरूर देंगे, एग्जाम में सेम टू सेम आ सकता है, ठीक है। भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी। ए पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, बी सोडियम आइसोथायोसाइनेट, सी एथिल आइसोसाइनेट, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, सीएनजी का विस्तृत रूप है? ए सेंट्रल नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, डी कोल्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके कारण खतरे में है? ए H2, बी O2, सी SO2, डी H2O। अम्लीय वर्षा में समाहित है? ए सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, बी ओजोन, सी PNA, PAN, सी डी उपयुक्त सभी। तो अम्लीय वर्षा में समाहित है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? CO2, ए CO2, बी CH4, डी CFC, डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। सारे प्रश्नों का आप लोग जवाब जरूर देना कमेंट सेक्शन में, सारे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं सेम टू सेम। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक, आप प्लेलिस्ट वीडियो 104 डालेंगे तो इस जगह आप क्लिक करेंगे सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। और इस जगह पर क्लिक करेंगे नीचे दिया हुआ है लिंक, आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर, यहाँ पर सभी पेपर का क्रम से मिल जाएगा, फिर आप प्ले स्टोर से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो अगला हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 9105C का अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा का, तो आप लोग ध्यान रखना कोशिश करेंगे शाम को रात में, और 1-2 बजे जो चल रहा है उसमें चलता रहेगा। बाकी आप लोग प्लीज़ निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर करें, जम के पढ़ें, जो भी टाइम बचा है पूरी ताकत से सारी वीडियो को बार बार देखें। इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद होगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो प्रश्नों को एग्जाम में एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जो भी टाइम बचा है 4-5 दिन जम के पढ़िए।
प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, निवेदन है, और वीडियो को लाइक किए बिना अगर न जाए, क्योंकि आपको अगर 1% भी लाभ हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। आप समझो इस बात को। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है, तो फिर दिक्कत क्या है आपको लाइक करने में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।